Hello guys, welcome to our YouTube channel Diploma Study. Today I'm come with a new concept or a new topic, dynamic RAM. In the previous video there is a podcast on this chapter, but here we need to understand this with a video. So let's start. Dynamic RAM. In the previous video I have told you about static RAM. You can also read it or listen it with the link that is given in the description box. So let's start the new concept, dynamic RAM. Although static RAM is much simpler to interface, but large memory system almost universally use dynamic RAM due to its lower cost and greater density. जहाँ तक कि हमें पता है जो स्टैटिक रैम है वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल होती है इंटरफेस के लिए, लेकिन लार्ज मेमोरी सिस्टम के लिए ऑलमोस्ट पूरा यूनिवर्स यूज़ करता है डायनामिक रैम, क्योंकि इसकी लोअर कॉस्ट होती है और ग्रेटर डेंसिटी होती है. सो लेट अस टॉक अबाउट द बेसिक ऑपरेशन ऑफ डायनामिक रैम. वो क्या होता है आखिर? डायनामिक रैम यूज़ द चार्ज ऑन अ कैपेसिटर रादर देन द स्टेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप. पिछली वीडियो में हमने जब पढ़ा था स्टैटिक रैम के बारे में, तो उसमें हमने देखा था कि वो फ्लिप फ्लॉप का यूज़ करता है. जो स्टैटिक रैम है वो फ्लिप फ्लॉप का यूज़ करता है एज अ स्टोरेज एलिमेंट. लेकिन डायनामिक रैम जो है वो एक मतलब कैपेसिटर में चार्ज को देखता है और वो चार्ज इंडिकेट करता है इफ़ अ मेमोरी सेल कंटेन अ 1 और 0, कि मेमोरी सेल में 1 है या फिर 0 है. Basically the benefit of this approach is a drastic reduction in the chip area. इससे क्या होता है, हम फ्लिप फ्लॉप का यूज़ नहीं करते हैं एज इट कवर अ लार्ज एरिया, हम कैपेसिटर का यूज़ करते हैं. तो इससे क्या होता है, एक बहुत बड़ा रिडक्शन होता है चिप के एरिया में रिक्वायर्ड फॉर ईच सेल, जो कि एक एक सेल में जो चिप का एरिया वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है. अ स्टैटिक मेमोरी सेल रिक्वायर 4 to 6 ट्रांजिस्टर, एज वी ऑलरेडी स्टडीड कि एक स्टैटिक मेमोरी को 4 से 6 ट्रांजिस्टर रिक्वायर होते हैं. मतलब उसकी एक जो मेमोरी सेल है उसे 4 से 6 ट्रांजिस्टर की ज़रूरत पड़ती है, जबकि वेयर एज अ डायनेमिक सेल रिक्वायर्स ओनली 1, लेकिन डायनेमिक सेल को सिर्फ एक ट्रांजिस्टर की ज़रूरत होती है. दस देयर इज़ अप्रॉक्सीमेटली अ 4:1 रेशियो इन चिप साइज फॉर अ गिवन नंबर ऑफ मेमोरी सेल. तो यहाँ पे लगभग 4:1 रेशियो चिप साइज में काफ़ी बड़ा रिडक्शन हो जाता है बाय द यूज़ ऑफ 1 ट्रांजिस्टर. दस देयर इज़ तो 4:1 ratio is a drastic change in the chip size. Because chip cost is closely related to chip size, क्योंकि chip cost जो है वो ज़्यादातर related होती है chip के size से और काफ़ी ज़्यादा related है. तो this same ratio applies to the cost per bit. ये जो same ratio है cost per bit में अप्लाई किया जाता है. यानी अगर आपकी मान लेते हैं कि स्टैटिक रैम है आपकी ये और डायनामिक रैम है ये, तो इट इज़ द कॉस्ट पर बिट. मतलब इतनी 8 मान लेते हैं 8 बिट की ये चिप साइज़ है, तो 8 बिट के लिए आपको इसमें 1 रुपी देने पड़ेंगे, लेकिन इट इज़ ऑलमोस्ट 4 टाइम्स विद दिस अमाउंट. इससे लगभग 4 गुना ज़्यादा आपको पे करना पड़ेगा. तो there is the same ratio applies to cost per bit. Another effect of this ratio is that the largest available dynamic RAM chips tend to have 4 times the capacity of the largest static RAM chip. So इतनी बड़ी स्टेटमेंट को मैंने एक छोटे से उसमें डिफाइन किया है. इसको मैं ज़रा जूम करके दिखाती हूँ आपको. सो हियर इज़ स्टोरेज ऑफ लार्जेस्ट डायनेमिक रैम चिप. यानी जितनी भी जो स्टोरेज है, जितनी भी लार्जेस्ट जो डायनेमिक रैम चिप है उसकी स्टोरेज इक्वल है 4 टाइम स्टोरेज ऑफ लार्जेस्ट स्टैटिक रैम चिप. यानी वो 4 टाइम्स है लार्जेस्ट स्टैटिक रैम चिप का. तो आप देख सकते हैं देयर इज़ अ ड्रास्टिक डिफरेंस इन बोथ द कंडीशंस. The dynamic RAMs are designed to consume power supply only in the brief period during which that circuit is in use. जो डायनेमिक रैम है उसे डिज़ाइन किया गया है ऐसा कि वो पावर कंज्यूम तभी करे जब उसका सर्किट यूज़ किया जाता है, तभी
पावर सप्लाई कंज्यूम करे. फॉर एग्जाम्पल, द एड्रेस इनपुट बफर आर इनेबल्ड ओनली वैन द ट्रांजिशन ऑफ अ कंट्रोल इनपुट इंडिकेट्स दैट अ न्यू एड्रेस इज बीइंग प्रेजेंटेड. जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, जो एड्रेस इनपुट बफर है वो तभी इनेबल किया जाता है जब जो कंट्रोल इनपुट का ट्रांजिशन ये इंडिकेट करता है कि एक न्यू एड्रेस प्रेजेंट है, तभी जो एड्रेस इनपुट बफर है इनेबल किया जाता है. यानी जब सर्किट किसी का यूज़ किया जाता है तभी पावर कंज्यूम करता है हमारा जो रैम है. ये एग्जाम्पल ये डिफाइन करता है. सो दिस रिड्यूसेस द एवरेज पावर कंजप्शन सिग्निफिकेंटली. इससे क्या होता है, जो एवरेज पावर कंजप्शन है वो ऑलमोस्ट कम ही हो जाता है. बट हैज़ अनदर लेस डिज़ायरेबल इफ़ेक्ट. लेकिन इसका ऑलमोस्ट अगर कहीं पे एडवांटेज है तो उसका डिसएडवांटेज भी होगा. तो हियर इट हैज़ अनदर लेस डिज़ायरेबल इफ़ेक्ट. तो इसका इफ़ेक्ट क्या पड़ता है, द पावर सप्लाई करंट इज़ नॉट स्टेडी. जो पावर सप्लाई करंट है वो स्टेडी तो होती नहीं है, लगातार आएगी नहीं, क्योंकि जब यूज़ किया जाता है उस सर्किट को तभी पावर सप्लाई का यूज़ किया जाता है. तो जो पावर सप्लाईज करंट इज़ नॉट स्टेडी बट हैज़ शार्प पीक्स ड्यूरिंग द एक्सेस टू करंट स्पाइक डू नॉट कॉज अ वोल्टेज ड्रॉप. तो इसका मतलब जब हम एक्सेस में यूज़ कर लेते हैं रैम को तो इसकी एक शार्प पीक्स बनने लगती हैं, यानी बहुत ज़्यादा अमाउंट में करंट पावर कंजप्शन होने लग जाता है. कॉन्स्टेंटली नहीं, लेकिन कभी कभार जो यूज़ होता है उसमें वो पीक में चला जाता है करंट. दिस मीन्स दैट इम्पिडेंस ऑफ पावर सप्लाई मस्ट बी वेरी लो. इसका मतलब कि जो इम्पिडेंस है पावर सप्लाई का वो बहुत कम होना चाहिए, सो दैट द करंट स्पाइक डू नॉट कॉज अ वोल्टेज ड्रॉप. इसका मतलब कि इम्पिडेंस कम होगा तो इससे क्या होगा, जो करंट स्पाइक है उससे वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो पाएगा. बिकॉज द राइज टाइम ऑफ द करंट पल्सेस because the rise time of the current pulses is very fast. A decoupling capacitor with good RF performance must be connected directly from power to ground on each chip. तो क्योंकि जो राइज टाइम है करंट पल्सेस का वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, तो एक डीकपलिंग कैपेसिटर जिसका गुड RF परफॉर्मेंस हो वो कनेक्ट किया जाता है डायरेक्टली पावर सप्लाई से ग्राउंड में हर एक चिप में. तो द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ डायनेमिक रैम इज़ दैट द चार्ज स्टोर्ड ऑन द कैपेसिटर लीक्स ऑफ. जो मेजर डिसएडवांटेज है डायनेमिक रैम का वो ये है कि जो चार्ज स्टोर्ड होता है कैपेसिटर में वो लीक होने लग जाता है. एंड अनलेस द मेमोरी इज़ रिफ्रेश द सेल दैट वंस विल चेंज. तो जब तक मेमोरी रिफ्रेश ना की जाए हर एक सेल की, तब तक कैपेसिटर का चार्ज लीक होता रहेगा. यानी जब तक जो उसमें कंटेन डेटा है उसको हम रिफ्रेश ना कर दें तब तक कैपेसिटर का जो चार्ज है वो लीक होता रहेगा, जैसा कि फिगर 6.2 में आप देख सकते हैं. इलस्ट्रेट द प्रोसेस ऑफ सेल डिस्चार्ज एंड रिफ्रेश. अ डिस्चार्ज सेल रिप्रेजेंट अ ज़ीरो. यानी जो डिस्चार्ज कैपेसिटर है वो ज़ीरो को रिप्रेजेंट करता है. व्हेन अ 1 इज़ रिटर्न टू द सेल, जब इस सेल में 1 लिखा जाता है, इट इज़ चार्ज टू अ लेवल समवट अबव द मिनिमम चार्ज थ्रेशहोल्ड फॉर अ 1. यानी 1 के जो 1 लिखने के लिए, सेल में 1 लिखने के लिए जितना भी चार्ज रिक्वायर्ड है, जितना भी मिनिमम चार्ज थ्रेशहोल्ड है, उतना वो उतने में वो चार्ज कर देता है. तो द सेल देन इमीडिएटली बिगिन टू डिस्चार्ज. तो सेल तब तुरंत डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है ड्यू टू लीकेज. एज लॉन्ग एज द चार्ज स्टेज अबव द थ्रेशहोल्ड नो डेटा इज लॉस्ट. जैसे ही मतलब जब तक जो डेटा है, चार्ज है, वो थ्रेशहोल्ड से ऊपर रहेगा तब तक कोई डेटा लॉस नहीं होगा. इफ़ द सेल इज़ अलाउड टू डिस्चार्ज फॉर टू लॉन्ग, अगर ज़्यादा देर तक डिस्चार्जिंग होती रही, हाउएवर द 1 विल टर्न इनटू अ ज़ीरो. तो 1 ज़ीरो में बदल जाएगा. मोस्ट डायनेमिक रैम्स आर गारंटेड टू होल्ड डेटा फॉर ओनली 2 to 4 मिलीसेकेंड बिफोर सच एरर में अकर. जो ज़्यादातर डायनेमिक रैम है वो ये गारंटी देते हैं कि जो डेटा है वो 2 से 4 मिलीसेकेंड
कोई भी एरर होने से पहले 2 से 4 मिली सेकेंड तक होल्ड कर सकते हैं डेटा को। दस टू प्रिवेंट डेटा लॉस, तो डेटा लॉस को प्रिवेंट करने के लिए ईच सेल मस्ट बी रिफ्रेश एवरी 2 to 4 मिली सेकेंड। हर सेल को 2 से 4 मिली सेकेंड के बीच रिफ्रेश करना चाहिए। द रिफ्रेश प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ रीडिंग द डेटा फ्रॉम द सेल। रिफ्रेश प्रोसेस में डेटा को रीड करना सेल से और साथ ही साथ उसको वापस लिखना। देयर बाय ब्रिंगिंग द सेल बैक टू द फुल चार्ज। इससे क्या होता है, वापस सेल फुल चार्ज हो जाता है। डायनेमिक रैम्स आर डिजाइन सो दैट दे ऑटोमेटिकली रीराइट द डेटा वेन एवर इट इज़ रीड। डायनेमिक रैम को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि वो ऑटोमेटिकली रीराइट करें डेटा को जो भी रीड किया गया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।